चलिए डिस्कस करते हैं आज के 10 एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच पानी के भीतर गोताखोरी अभियानों पर केंद्रित है? यहाँ पे ये बात रखिएगा, गोताखोरी अभियान। आपके ऑप्शन है फ्रेंड, स्लाइनेक्स, डाइवेक्स, मालाबार या मित्र। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, डाइवेक्स। दोस्तों, हाल ही में डाइवेक्स अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच पानी के भीतर गोताखोरी अभियान पर केंद्रित एक एक्सरसाइज है, जिसका चौथा संस्करण कोलंबो में हुआ है। कब? 21 से 28 अप्रैल 2026 के बीच, जहां भारतीय नेवी और श्रीलंका नेवी के स्पेशलाइज्ड डाइविंग टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें पहला फर्स्ट एवर सेल्वो स्टाइल एडवांस्ड अंडर वाटर ड्रिल्स कंडक्ट हुए हैं, मतलब मल्टीपल कोऑर्डिनेटेड अंडर वाटर ऑपरेशन के साथ। भारत ने डिप्लॉय किया अपना स्पेशलाइज्ड वेसल आईएनएस निरीक्षक, जो सबमरीन रेस्क्यू और डीप सी ऑपरेशन में एक्सपर्ट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंटर ऑपरेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना, मतलब दोनों नेवीज एकदम सीमलेसली काम कर सकें। यह एक्सरसाइज अलाइन करती है भारत के महासागर विजन के साथ, जो इंडियन ओशन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करता है। साथ ही यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, श्रीलंका के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिलेशन को स्ट्रेंथन करने का। भारत ने हाल ही में श्रीलंका को डिलीवर किया है भीष्म क्यूब्स। ये भीष्म मेडिकल क्यूब्स क्या है फ्रेंड्स? तो यह एक प्रकार के पोर्टेबल मॉड्यूलर यूनिट्स हैं, जो अराउंड 200 इमरजेंसी केसेस हैंडल कर सकते हैं डिजास्टर की सिचुएशन में, और इन्हें C-130J से कहीं भी ड्रॉप किया जा सकता है आसानी से। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल मैक 10 तक की गति की यात्रा कर सकता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, LRASHM, ब्रह्मोस, अग्नि 5 या पृथ्वी 2। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, LRASHM। दोस्तों, हाल ही में भारत का लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल LRASHM अचीव किया है माक 10 की स्पीड, मतलब साउंड की स्पीड से 10 गुना ज्यादा की स्पीड, और इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर, मतलब डीप ओशन में भी एनिमी शिप को यह टारगेट कर सकता है। इसको डेवलप किया गया है भारत के DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसका ट्रायल हुआ है ओडिशा की कोस्ट पर। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होते हैं फ्रेंड्स? मार्क 5 की स्पीड से जो ज्यादा ट्रेवल कर सकते हैं उन्हें हाइपरसोनिक कहते हैं। मतलब जो भी मिसाइल या जो भी चीज, उपकरण अगर मार्क 5 की स्पीड, मतलब साउंड की गति से 5 गुना स्पीड पे ट्रेवल कर सकता है, तो उसे हम मार्क 5 या हाइपरसोनिक कहते हैं। इसके प्रोपल्शन सिस्टम में लगा है 2 स्टेज सॉलिड रॉकेट और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। इसे डेवलप किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में, और यह डिफेंस स्ट्रेंथन करता है चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ, खासकर इंडियन ओशन रीजन में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2026 थॉमस और उबर कप फाइनल की मेजबानी की थी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, डेनमार्क, चीन, इंडोनेशिया या फ्रांस। फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे MCQ आ सकते हैं या इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, डेनमार्क। दोस्तों, थॉमस और उबर कप 2026 टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई 2026 तक डेनमार्क के होसन सिटी में कंडक्ट हुआ था, और इसका वेन्यू था फोरम हॉर्सेंस। थॉमस कप जो होता है फ्रेंड्स, यह मैन टीम चैंपियनशिप है, और उबर कप जो होता है यह वुमेन टीम चैंपियनशिप है। ये आप याद कर लीजिएगा, थॉमस मतलब मैन और उबर मतलब वुमेन। अच्छा, इसमें डिफेंडिंग चैंपियन कौन रहा है थॉमस में, मतलब मैन जो चैंपियनशिप है, तो वो है चाइना, और उबर कप में जीता है वुमेन, मतलब जो वुमेन्स वाला है, साउथ कोरिया की टीम ने। थॉमस कप ने चाइना ने फ्रांस को हराया है फाइनल्स में, और उबर कप में साउथ कोरिया ने चाइना को हराया है। भारत की बात करें तो फ्रेंड्स, भारत मेंस टीम अर्थात थॉमस कप पे 3rd पोजीशन पर रहा ब्रॉन्ज मेडल के साथ, और वुमेन्स टीम में क्वालिफाइंग स्टेज से ही बाहर हो गया था।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास 2026 में भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, युद्ध अभ्यास, अजय, वज्र या प्रगति। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, प्रगति। दोस्तों, अप्रैल 2026 में मेघालय के उमरोई में एक्सरसाइज प्रगति 2026 का इनॉग्रल मतलब पहला एडिशन कंडक्ट हुआ है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि यह इसका इनॉग्रल एडिशन है, तो इससे एमसीक्यू जरूर आएगा, ये आप लिख के लीजिए। इसका होस्ट कौन था? तो इसका होस्ट था भारतीय आर्मी, और यह कंडक्ट हुई है फॉरेन ट्रेनिंग नोड उमरई में। इसमें 11 देशों ने पार्टिसिपेट किया, और वो 11 देश थे भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मालदीव्स और सेशल्स। ये आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो वो हैं भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मालदीव्स और सेशल्स। इन 11 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया भारत के साथ। अच्छा, प्रगति का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? तो प्रगति का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर रीजनल आर्मीज ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। इसको आप याद कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने स्वचालित आपदा राहत ऋण पुनर्गठन ढांचा 2026 लागू किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सेबी, आरबीआई, नाबार्ड या सिडबी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसको मैं थोड़ा कहानी के रूप में समझाता हूं। सोचिए, आप या कोई भी इंसान एक डिजास्टर हिट एरिया में हो, जहां पर फ्लड आया है या साइक्लोन आया है या अर्थक्वेक आया है, और ऊपर से लोन या ईएमआई का प्रेशर है। पहले क्या होता था, उसको बैंक के पास जाके रिक्वेस्ट करना पड़ता था रिलीफ के लिए। लेकिन अब चेंज आया है। क्या चेंज आया है? आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है एक न्यू डिजास्टर रिलीफ फ्रेमवर्क, जो 1 जुलाई 2026 से इफेक्टिव होगा। अब समझते हैं इसका सबसे पावरफुल फीचर, वो है ऑटोमेटिक रिलीफ। मतलब जो मांग करता है या बोरोवर है, उसको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम खुद ही रिलीफ के दे देगा। मतलब आपको रिलीफ के मांगने की जो बैंक के पास जाके रिलीफ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिस्टम खुद ही रिलीफ करेगा। अच्छा, वो कैसे होगा? तो उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। इसमें एक ऑप्शन दिया है, ये भी दिया गया है कि अगर बोरोवर को रिलीफ नहीं चाहिए तो वो 135 दिन के अंदर लिखित में दे सकता है बैंक को, और वो खुद ही बैंक उस रिलीफ से बाहर हो जाएगा। मतलब अगर अब आपको रिलीफ चाहिए नहीं चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा। पहले आपको रिलीफ चाहने के लिए लिखना पड़ता था। ये फ्रेमवर्क किन पर अप्लाई होता है? तो यह अप्लाई होता है बैंक्स पर, एनबीएफसी पर, कोऑपरेटिव बैंक्स पर और स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। अच्छा, ये रिलीफ कब ट्रिगर होगा? ये रिलीफ अपने आप से कब मिलना शुरू होगा? जब कोई एरिया ऑफिशियली डिजास्टर अफेक्टेड डिक्लेयर होता है अथॉरिटीज के द्वारा। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो अकाउंट्स को जो स्टैंडर्ड हैं या 10-30 दिन से ओवरड्यू हैं डिजास्टर से पहले, वो इसके लिए एलिजिबल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहल राष्ट्रव्यापी स्तर पर शहरी सरकारी बैंकों की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सक्षम, समर्थ, शक्ति या प्रगति। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सक्षम। दोस्तों, भारत के बैंकिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पिलर है, कौन सा? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसे हम यूसीबी भी कहते हैं, जो लोकल कम्युनिटीज और स्मॉल बिजनेसेस को सर्व करते हैं। लेकिन इन बैंक्स में इश्यू भी आ रहे हैं, जैसे कि गवर्नेंस गैप, कॉम्प्लायंस का प्रॉब्लम और टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड रहती है। और इन सबको एड्रेस करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है मिशन सक्षम। कब? हाल ही में, अप्रैल 29 2026 को। अच्छा, सक्षम का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? तो ये लिख लीजिए, ये किसी भी बैंकिंग एग्जाम में आ सकता है। वह है सहकारी बैंक क्षमता निर्माण सक्षम, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग में। इसमें टारगेट किए गए हैं 1.4 लाख लोग, जो कि
बैंक के एम्प्लॉयज हैं या यूसीबी अर्थात अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के इकोसिस्टम में काम करते हैं। इसका फोकस एरिया क्या है? तो गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, कंप्लायंस को बढ़ावा देना और रेसिलियंस बढ़ाना, मतलब काम तेजी से करना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बैटरी तकनीकी हाल ही में चीनी विज्ञान अकादमी द्वारा ऊर्जा भंडारण के लिए विकसित की गई है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, लिथियम आयन, सोडियम आयन, आयरन फ्लो या सॉलिड स्टेट। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, आयरन फ्लो। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? वो ये होता है कि वो स्टोर नहीं की जा सकती। मतलब सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा से आपने कोई एनर्जी बनाई तो आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, आपको उसी टाइम उसको खर्च करना है। और यह सौर ऊर्जा खासकर दिन में ही बनती है। अब अगर मान लो हम इसको स्टोर करने लगे तो उससे अच्छा क्या? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है एक ब्रेक थ्रू, जिसे हम ऑल आयरन फ्लो बैटरी कह सकते हैं, और यह डेवलप किया गया है चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस द्वारा। अब समझते हैं इसका बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है। इसमें 6000 चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स ये ले सकता है बिना कैपेसिटी लॉस के। मतलब आप इसको 6000 बार चार्ज और 6000 बार डिस्चार्ज कर सकते हैं फुल्ली, और उसमें कैपेसिटी का लॉस नहीं होगा। ये बहुत बड़ी अपने आप में एक अचीवमेंट है। और इसकी कॉस्ट जो है वह लिथियम आयन जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं उससे 80 गुना चीपर है, कम है। बहुत बड़ी बात है ये। और इसका सीक्रेट क्या है? यह यूज करता है आयरन बेस्ड वाटर इलेक्ट्रोलिसिस, जो इसे नॉन फ्लेमेबल और सेफर बनाता है लिथियम बैटरीज के कंपैरिजन में। इसका एप्लीकेशन हो सकता है लार्ज स्केल ग्रिड स्टोरेज और रिन्यूएबल इंटीग्रेशन सिस्टम्स में। इसकी जो लाइफ साइकिल है या लाइफ है वो 15 से 16 साल तक हो सकती है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज के लिए परफेक्ट है। फ्रेंड्स, अपने आप में ये एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन का बहुत बड़ा एग्जांपल है। इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2026 में उच्च उत्सर्जन वाले वाहनों पर हरित कर अधिभार लागू किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नाइजीरिया, केनिया, ब्राजील या इंडोनेशिया। इसका सही जवाब फ्रेंड्स, नाइजीरिया। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए नाइजीरिया ने इंट्रोड्यूस किया है ग्रीन टैक्स ऑन हाई एमिशन व्हीकल्स। यह 1 अप्रैल 2026 को इस पॉलिसी को साइन किया गया था और यह इम्प्लीमेंट होगा 1 जुलाई 2026 से। अच्छा, यह टैक्स लगाएगा, एक तरह से ये टैक्सेबल पॉलिसी है। और ये किस चीज पे टैक्स लगाएगा? तो 2000 सीसी का इंजन जिस भी वाहन में है उस पर यह 2% सरचार्ज लगाएगा या टैक्स लगाएगा। और 4000 सीसी के ऊपर अगर चला जाता है वाहन का इंजन तो उस पर 4% टैक्स लगाएगा। इसमें एग्जम्पशन रखा गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, ट्रांजिट बसेस पर और जो नाइजीरिया में बने वाहन हैं उन पर। नाइजीरिया ने टारगेट सेट किया है नेट जीरो अचीव करने का 2060 तक। अच्छा, बता सकते हैं भारत ने कितना तक अपना नेट जीरो का टारगेट रखा है? तो वो रखा है 2070 तक। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने घृणास्पद भाषण पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त माना है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, यूएपीए, पीएमएलए, एनएसए या बीएनएस। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। दोस्तों, आज के टाइम में हेट स्पीच एक सीरियस इश्यू बन चुका है। सोशल मीडिया हो, पॉलिटिकल स्पीचेस हो या पब्लिक डिस्कोर्स हो। और अप्रैल 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया है। भारत में हेट स्पीच को कंट्रोल करने के लिए लॉस ऑलरेडी सफिशिएंट हैं, नए लॉस बनाने की जरूरत नहीं है। यह जजमेंट दिया है बेंच ने, और बेंच में थे चीफ जस्टिस विक्रमनाथ और चीफ जस्टिस संदीप मेहता। अब समझते हैं कोर पॉइंट। कोर्ट ने कहा है कि प्रॉब्लम लॉ की कमी की नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की फेलियर की है। कौन से लॉ की बात हो रही है? तो बात हो रही है भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की। कोर्ट ने क्लियरली रिजेक्ट किया आर्गुमेंट की लेजिस्लेटिव वैक्यूम है और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दिया कि पुलिस को सो मोटो एक्शन लेना होगा हेट स्पीच के अगेंस्ट में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
हानिकारक डाइटिंग प्रथाओं के विरोध में 1992 में अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नाओमी वुल्फ, मैरी यंग, ग्लोरिया स्टीमन या जेन फ्लोरिडा फोंडा। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, मैरी यंग। दोस्तों, इंटरनेशनल नो डाइट डे हर साल आज के दिन अर्थात 6 मई को सेलिब्रेट होता है। इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था मैरी इवंस यंग ने 1992 में, जब वो एनोरेक्सिया से रिकवर हो रही थी। इसका सिंबल है एक लाइट ब्लू रिबन, जो बॉडी एक्सेप्टेंस और डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किस संगठन ने R78C मलेरिया वैक्सीन के निर्माण के लिए ऑक्सफोर्ड के साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शंस थे फ्रेंड, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, बायोकॉन या पेनाकिया। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सीरम इंस्टीट्यूट। दोस्तों, मलेरिया को अफ्रीका में टैकल करने के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन आ रही है, जिसे हम R78C मलेरिया वैक्सीन कहते हैं। अप्रैल 2026 में एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच में। अच्छा, अब समझते हैं R78C क्या करता है। तो यह टारगेट करता है मलेरिया के पैरासाइट, और मलेरिया का कौन सा पैरासाइट? प्लास्मोडियम फैल्कीपैरम को, जो सबसे सीवियर इन्फेक्शन कॉज करता है। दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से, जो ग्लोबल सप्लाई इंश्योर करेगा। और WHO ने रिकमेंड किया है R21 वैक्सीन को मलेरिया एंडेमिक रीजन्स के लिए। अच्छा, मलेरिया ट्रांसफर आपको पता है कैसे ट्रांसफर होता है? तो मलेरिया ट्रांसफर होता है फीमेल इन्फ्लुएंस मॉस्किटो के द्वारा। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था का पुनर्गठन 24 अप्रैल 2026 को नए पूर्णकालिक सदस्यों के साथ किया गया था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नीति आयोग, वित्त आयोग, GST काउंसिल या RBI बोर्ड। फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और आपका आज का हमारा यह सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अगर आपको आज के सेशन से कुछ इंफॉर्मेशन मिली है या आपको यह फ्रूटफुल और इंफॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।